कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। आज मैं दहाड़ रहा हूं और मैं लोगों से बोल रहा हूं कि आप भी शिक्षा लीजिए, आप भी दहाड़िए, क्योंकि शिक्षा तर्क को जन्म देती है और ये लोग नहीं चाहते कि इस देश के लोग तर्कशील बने। जय भीम साथियों, मैं प्रशांत बौद्ध। साथियों, दरअसल ये कहानी उस वक्त की है जब सोशल मीडिया इस देश में आया था। उस समय पर इस सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग वीडियोस बनाया करते थे। उन वीडियोस के माध्यम से बहुत ज़्यादा अंधविश्वास और पाखंडवाद फैलाया करते थे। मैं प्रशांत बौद्ध, मेरे पिताजी हमको बाबा साहेब के बारे में बताया करते थे, तथागत बुद्ध के बारे में बताया करते थे, तो और कई सारी चीज़ों को बताया करते थे जिनको पढ़ने समझने के बाद में हमें ये लगता था कि कहीं ना कहीं ये जो लोग वीडियो बना रहे हैं उस वीडियो में ये लोग गलत चीज़ें बता रहे हैं। उस समय पर बहुत सारी टोने टोटके वाली वीडियोस भी बहुत ज़्यादा प्रचलित हुआ करती थी सोशल मीडिया पे और हमारे लोगों के पास में जाया करती थी। उस समय की बात है, उस समय मेरे पास फ़ोन भी नहीं हुआ करता था, लेकिन एक उत्तेजना ये जागती थी कि जो ये चीज़ गलत बता रहे हैं इसको मैं सही करके बताऊं या जो सही चीज़ है उसको लोगों के सामने रखूं। लेकिन उस समय पर हमारे पास में संसाधन नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने एक मोबाइल लिया और उस मोबाइल को लेकर मैंने अपना काम करना शुरू किया। मैंने एक चैनल बनाया प्रशांत बौद्ध के नाम से। आप में से शायद बहुत सारे लोग हमें जानते भी होंगे और उस समय वीडियोस भी देखी होंगी और हो सकता है बहुत सारे लोग भूल भी गए होंगे। तो उस समय हमने एक चैनल की शुरुआत करी प्रशांत बौद्ध के विचार के नाम से, जिसके माध्यम से अंधविश्वास, पाखंडवाद व जितनी भी कुरीतियां ये ब्राह्मण पुजारी लोग फैलाया करते थे सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे लोगों को बरगलाने के लिए उनको सही करके बताने का मैंने प्रयास शुरू किया। अब उस समय सोशल मीडिया नया था, हमारे और मेरे पास, हमारे लोगों के पास व मेरे पास उतने संसाधन नहीं थे। बहुत कम संसाधन से मैंने शुरुआत की, लेकिन जो ब्राह्मण लोग थे या जो उनका समुदाय था या जो ये अंधविश्वास फैलाने वाले लोग थे, इनके पास बहुत संसाधन थे, पैसा था, हर चीज की कोई कमी नहीं थी, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। तो इन लोगों ने क्या किया कि ये लोग लगातार मुझे और मुझ जैसे कुछ लोगों को दबाने का प्रयास करते थे ताकि जो उनका धंधा पानी है वो धंधा पानी उनका बंद ना हो सके। अब जब लगातार मैं 5, 6, 7, 8 महीने तक प्रयास करता रहा और वो लोग भी मुझे और मेरी आवाज को दबाने और खत्म करने के लिए अपना प्रयास लगातार जारी करते रहे और 8 महीने बाद वो लोग अपने काम में सफल हो गए। 8 महीने बाद लगातार लोगों से रिपोर्टिंग कराने के बाद और पेड रिपोर्टिंग कराने के बाद में मेरे चैनल को बंद करा दिया गया और मैं फिर से एक निहत्था हो गया। मेरे पास में कोई संसाधन नहीं रहा जिसके माध्यम से मैं आप लोगों तक वीडियोस को पहुंचा पाता है, जानकारी को पहुंचा पाता। अब जब चैनल बंद हो गया, फिर मेरे पिताजी ने फिर मुझे मोटिवेशन दिया, फैमिली ने थोड़ी बातें बताई या कुछ और जो अन्य दोस्त थे उन्होंने थोड़ा सा मोटिवेट किया, जो हमारे बहुजन समाज के लोग हमसे जुड़े थे उन्होंने कॉल करके हमें मोटिवेट किया कि नहीं आप काम कीजिए, हम आपका सपोर्ट करेंगे और तमाम तरह की बातें हुई। उसके बाद में फिर हमने जो है दोबारा से एक चैनल की शुरुआत करी जिसका नाम मैंने डिफरेंट थिंकिंग रखा था कि सोचने का एक अलग नजरिया। उसके माध्यम से भी मैंने फिर वही काम शुरू किया। जितने भी लोग ये पंडित पुजारी लोग या ब्राह्मण लोग समाज के अंदर में भ्रम फैलाया करते थे, बाबा साहेब की बातों को गलत तरीके से मार्केट में प्रेजेंट किया करते थे ताकि जो बहुजन समाज के लोग हैं वो बरगलाए जा सकें और उनका जो पैसा है उसको ऐंठ कर बाहर निकाला जा सके, उन्होंने अपना पूरा प्रयास किया और उन्हीं प्रयासों को ध्वस्त करने के लिए हम फिर से सोशल मीडिया पर आए। और उस समय पर भी हमारे पास में कोई ऐसे खास संसाधन नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद भी हम लगातार प्रयास करते रहे क्योंकि कहीं ना कहीं हमें एक ये था कि भाई बाबा साहेब के पास में तो हमसे भी ज़्यादा कठिनाइयाँ थीं, उनके पास भी कोई संसाधन नहीं था, उनको भी अड़चनें उनकी लाइफ में आ रही थीं, लेकिन उसके बावजूद भी जब वो लगे रहे और जब उन्होंने सफलता दिला दी, जब उनको उनके काम में सफलता मिल गई तब वो रुके। तो हमारे पास तो फिर भी इतनी दुविधाएं अभी नहीं आ रही हैं, तो क्यों ना हम इस काम को अपना लगातार जारी रखें। फिर हमने इस काम को लगातार जारी रखा, कई सारी गालियाँ धमकियाँ कॉल के माध्यम से और कुछ लोग जो कभी मिल जाया करते थे तो वहां पर फिर गालियां और कई तरह की चीजें हुआ करती थी, उनको झेलने के बावजूद भी हम फिर से लगातार काम करते रहे। काम करते रहने के बाद में कुछ और भी अड़चनें आई जो हम हो सकेगा आगे आपको पता चलेंगी। उसके बाद में फिर हमारा जो दूसरा चैनल था उस दूसरे चैनल को भी विद इन अ ईयर 1 साल के अंदर अंदर फिर से रिपोर्टिंग करा करके बंद करा दिया गया। और मैं आपको बता दूं मेरी वीडियोस को या फिर मेरे चैनल को रिपोर्ट क्यों कराया जाता था। अगर कोई इंसान
बेवकूफ़ है या फिर बेवकूफ़ी के तरीके से चीज़ों को रख रहा है या बात कर रहा है, इन ब्राह्मणों को या फिर ये जो अंधविश्वास पाखंडवाद फैलाने वाले लोग हैं, इन लोगों को उनसे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इनको पता है कि ये तो एक बुलबुला है पानी में उठा हुआ, आज नहीं तो कल फूट ही जाएगा और ये खत्म हो जाएगा अपने आप। लेकिन जो तथ्य, प्रमाण, लॉजिक और फैक्ट के साथ में बात रखते हुए लोगों को ये समझा दे, उनको ये विश्वास दिला दे कि ये चीजें अंधविश्वास है, पाखंडवाद है और इनसे आपके परिवार का और आपके देश का नुकसान हो रहा है, जो इंसान इस तरीके से समझा दे वो इंसान इनके लिए खतरा जो है वो साबित हो रहा था। और कहीं ना कहीं जो मेरी शैली थी, जो मुझे लोग बताया करते थे, उसी के अनुसार मैं आपको बता रहा हूं कि जो मेरी बोलने की शैली थी, ये जो मेरी वीडियोस जिस तरह की हुआ करती थी, उसमें तथ्य हुआ करते थे, प्रमाण हुआ करते थे, फैक्ट होते थे, लॉजिक होते थे और बातें ऐसी हुआ करती थी जिनका कटाक्ष अच्छे से अच्छे वेद ज्ञाता और शास्त्रों के ज्ञाता और अच्छे अच्छे कट्टर धर्म के इंसान के पास में भी नहीं हुआ करते थे। इसीलिए उन लोगों को मुझसे ज्यादा समस्या थी, तो दूसरे चैनल को भी विद इन अ ईयर वो बंद करने में फिर से सफल हो गए। मेरा चैनल फिर से बंद हो गया। एक फेसबुक पेज भी था जिसके लगभग 20,000 फॉलोअर थे और वो भी बंद हो गया, वो हैक हो गया। अब फिर से 1 साल बाद फिर से मैं निहत्था हो गया, फिर से मेरे पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं रहा। लेकिन समाज का एक मोटिवेशन, बाबा साहेब की एक इंस्पिरेशन, उनके जीवन की एक इंस्पिरेशन कहीं ना कहीं हमारे दिल और दिमाग में थी कि अगर उन्होंने अपना सफर नहीं रोका जब तक वो कामयाब नहीं हो गए, तो मेरा भी तो मिशन अभी बाकी है। तो मैंने फिर से एक चैनल की शुरुआत करी और शुरुआत करने के बाद में मैं फिर से वही काम करने लगा और बहुजन समाज के लोगों को जागरूक करने में जितना मुझसे हो सकता था उतना प्रयास मैं करने लगा। तीसरा चैनल भी मेरा प्रशांत बोध के नाम से ही था। स्टार्टिंग में मेरा चैनल काफ़ी अच्छा चला, जो मेरी वीडियोस थी वो काफ़ी लोगों ने देखी, पसंद करी, लोग उनको व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक पेज पर, अपने अलग अलग यूट्यूब चैनल्स पर शेयर करने लगे। मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा। जब चैनल चलने लगा तो चैनल चलने के कुछ समय बाद उस पर फिर रिपोर्टिंग करानी शुरू की गई और रिपोर्टिंग कराने के बाद इस बार अभी तक चैनल तो बंद नहीं हुआ है, लेकिन वो बंद के समान ही हो चुका है। आज हमारा जो चैनल है उस चैनल पर 1000 व्यूज से ज़्यादा नहीं आते हैं, जबकि सब्सक्राइबर हमारे चैनल के 40,000 से भी ज़्यादा हैं। उसके बावजूद भी 1000 से ऊपर ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते। कारण वही है कि चैनल को लगातार रिपोर्ट करने के माध्यम से जो यूट्यूब चैनल का एल्गोरिथम है, उस एल्गोरिथम में फ़र्क पड़ चुका है और वो उसका एल्गोरिथम वो स्टॉप हो चुका है। लेकिन हमारा काम और प्रयास हमारा अभी तक भी लगातार जारी है। तो ये तो थी हमारे काम की बात कि किस तरीके से हमने चैनल को शुरुआत किया था और क्या क्या चैनल को दिक्कतें आई और कितने चैनल हमने बनाए और चलाए। आज बहुजन समाज के लोगों के बीच में काम करते हुए मुझे 4 साल हो चुके हैं और इन 4 सालों में मैंने बहुत सारे उतार, बहुत सारे चढ़ावों को देखा है। बहुत सारे लोगों से मैं मिला हूँ, बहुत सारे लोगों की बातें मैंने सुनी हैं, बहुत सारे मीटिंग्स मैंने अटेंड करी हैं, बहुत सारी किताबों को मैंने पढ़ा है, बहुत सारी नई जानकारियां ली हैं और इन सब बहुत सारी चीज़ों को देख करके, खुद एनालाइज करके बहुत सारे निष्कर्ष भी मैंने निकाले हैं। और उन्हीं निष्कर्षों के आधार पर जो भविष्य में मेरी आने वाली वीडियोस होंगी, कहीं ना कहीं वो उन सब अनुभवों का एक निचोड़ होगा कि किस तरीके से धर्म, मानव, बहुजन समाज, बाबा साहेब का मिशन, महापुरुष, ये सारी चीजें कैसे हम इसको एक लय में ला करके अपने बहुजन समाज को सशक्त, मजबूत और पावरफुल बना सकते हैं और कैसे हमारे बहुजन समाज के लोगों को एक निचले तबके से लेकर उसको संसद भवन तक पहुंचा सकते हैं। उसके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है शिक्षा। शिक्षा को लेकर के लगातार प्रसारण जो है मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच में करता रहता हूं कि जहां जहां पर भी जो लोग शिक्षा को लेकर के, बाबा साहेब के मिशन को लेकर के, शिक्षा को लेकर के बच्चों में काम कर रहे हैं, लगातार मैं उन चीजों को आपको दिखाता हूं। और निकटतम भविष्य में भी मैं खुद इस चीज की शुरुआत करने वाला हूं कि कैसे हमारे जो बहुजन समाज के बच्चे हैं या जो हमारे बहुजन समाज के लोग हैं, उन लोगों को एजुकेशन दे करके, फॉर्मल एजुकेशन के साथ साथ में फाइनेंशियल एजुकेशन, सेल्फ एजुकेशन व एंटरप्रेन्योरशिप वाली एजुकेशन, कि किस तरीके से एक इंसान सेल्फ डेवलप होकर के इस इंडिया की बढ़ोतरी में अपना योगदान दे सकता है, अपने समाज को, अपने परिवार को आगे बढ़ा सकता है। उन सब चीजों के ऊपर में भी मैं जल्द ही काम करने वाला हूं ताकि जो हमारे बहुजन समाज के लोग हैं वो आगे जा सकें और जो हमारी शक्ति अभी कमजोर है वो ताकतवर बन सके और जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का मिशन है इस देश और बहुजन समाज को सशक्त बनाने का, वो मिशन पूरा हो सके।
बहुत सारे लोगों का एक सवाल ये भी होता है कि प्रशांत भाई आपने इस काम को शुरू करने की इंस्पिरेशन कैसे मिली, या फिर आप इतने डेवलप कैसे हुए, या आप इतना अच्छा कैसे बोल लेते हैं, या और कई सारे सवाल इसी से जुड़े हुए होते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं कैसे डेवलप हुआ। दरअसल जो मेरी फैमिली है, जो मेरे परिवार है, मम्मी पापा हैं, वो पहले से ही बाबा साहब के मिशन में जुड़े हुए हैं। लगातार जो बाबा साहब की मीटिंग्स हुआ करती थी, बाम साहब की मीटिंग हुआ करती थी, वो वहाँ पर जाते थे और हमें भी ले जाते थे। दरअसल उस समय हम छोटे थे तो बहुत ज़्यादा कुछ खास ध्यान नहीं देते थे, लेकिन छोटे होने के बावजूद भी अगर 10 बात वहाँ पर हो रही है तो 10 में से एक बात तो हमारे दिमाग में डल ही जाया करती थी। और इसी तरीके से जब हम 100 मीटिंग्स के अंदर में गए तो 100 मीटिंग में 100 वक्ताओं को सुनने के बाद में अगर 100 वक्ताओं की एक एक बात भी हमारे दिमाग में डली तो 100 बातें हमारे दिमाग में डलकर तैयार हो चुकी थी। और कहीं ना कहीं जब हम अपनी उम्र में आगे बढ़ रहे थे, शिक्षा ले रहे थे, अपने दिमाग को डेवलप कर रहे थे, तो एक उम्र यानी कि लगभग 17 साल का उस वक्त मैं रहा हूं जब मैंने चैनल की शुरुआत करी थी। तो 17 साल तक काफी सारी चीजों को, काफी सारे वक्ताओं को मैंने सुना, काफी सारी मीटिंग्स को देखा। जो मेरे घर का खुद का बिहेवियर था, मेरे परिवार का बिहेवियर था, मेरे मम्मी पापा का जो बिहेवियर था, उन चीजों को मैंने देखा, उन चीजों को ऑब्जर्व किया, उन चीजों को कंक्लूड करके उनसे एक निष्कर्ष निकाला। तो वहां से कुछ ऐसी चीजें हुई, एक ऐसा माहौल बना कि मैं खुद चीज़ों को एनालाइज करके उनका एक अच्छा निष्कर्ष निकालने लगा और चीज़ों को अच्छे तरीके से समझाने लगा। तो पहले जो ये समझाने का प्रकरण था, ये पहले गली मोहल्ले में या किसी दोस्त के साथ में हुआ करता था। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि जब सोशल मीडिया शुरू हुआ उस समय बहुत सारे लोग पाखंडवाद, अंधविश्वास फैला रहे थे। तो मैंने सोचा कि जब मैं ये काम फिजिकली करता हूँ लोगों को बताने का, समझाने का, तो क्यों ना मैं वीडियो के माध्यम से भी करूँ। तो संसाधन की कमी थी लेकिन फिर भी हमने चालू किया। तो वहां से हमारे अंदर एक डेवलपमेंट हुआ। उसके बाद में जब हमने काम करना शुरू कर दिया तो शुरू करने के बाद हम किताबें पढ़ते रहे, तमाम तरह की पुस्तकें हमने पढ़ी। बुद्ध और उनका दम है, गुलामगिरी है, और डॉक्टर अम्बेडकर की सेल्फ बायोग्राफी है, वह तमाम तरह की हमने अन्य बुक पढ़ी जो कि हमारे बहुजन महापुरुषों ने लिखी हैं, उनके जो खुद राइटर हैं, जो अन्य लेखकों ने लिखी हैं। वहां से जो है कई ज्ञान जो है हमें मिलने लगा कि किस तरीके से हमारा जो बहुजन समाज है उसने उत्पीड़न झेला है और कैसे उस समय पे लड़के अपने जो है जीवन में कामयाबी हासिल करके आगे बढ़ा है। तो वहां से कहीं ना कहीं हमें एक ये इंस्पिरेशन मिल चुकी थी कि कहीं ना कहीं जब भी हम जो काम करेंगे तो उसमें बाधाएं आनी ही आनी है, बस हमको उनसे लड़के आगे की तरफ निकलना है। तो वही हम करने लगे। और जब हमने शुरुआत करी थी तो शुरुआती दौर में शायद मेरा जो बोलने का तरीका था या जो मेरा ज्ञान था, जो मेरी नॉलेज थी, शायद उसमें कुछ कमी रही हो। लेकिन धीरे 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 जब हम लगातार काम करते रहे, अपने काम में डटे रहे, तो डटे रहने के बाद जो कंसिस्टेंसी थी, तो काम की जो कंसिस्टेंसी होती है, तो कंसिस्टेंसी से एक इंसान के काम में परफेक्टनेस आती है। आपने एक इंग्लिश की लाइन सुनी होगी कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो इसका मतलब यही है कि जब किसी एक काम को हम कंसिस्टेंटली करते रहते हैं तो हमारा जो एक्सीलेंस है वो हमारी बॉडी से निकल के बाहर आता है। तो कहीं ना कहीं क्या है कि जब हम लगातार 4 साल से अब काम कर रहे हैं, लगातार चीजों को पढ़ रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, वीडियोस को बना रहे हैं, बहुत सारी चीजों को एक साथ करते हुए चल रहे हैं कंसिस्टेंसी के साथ में, तो इससे हमारे अंदर की जो परफेक्टनेस है, चाहे वो बोलने की हो, चाहे वो एडिटिंग की हो, चाहे वो ब्लॉगिंग की हो, चाहे वो अपने चीजों को, महापुरुषों के विचारों को रखने की हो, जो कोई भी एक ऐसी चीज हो तो उसमें एक परफेक्टनेस आती है। और इसीलिए आज के समय में हमारे जो बहुजन समाज के लोग हैं उन लोगों को हमारी वीडियो काफी अच्छी लगती हैं और वो हमें बताते हैं और उन्हीं के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूं। तो वही चीज है, जब हम 4 साल से इस काम को लगातार कर रहे हैं तो इस वजह से हमारी जो बोलने की शैली है वो थोड़ी बेहतर हो जाती है, काफी अच्छी हो जाती है। बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि भाई हम चीजों को कैसे सीखें, या जो बहुत से माता पिता होते हैं वो ये कहते हैं कि हम अपने बच्चों को कैसे सिखाएं। तो इस चीज के लिए मैं आपको एक ही बात बताना चाहूंगा कि जो मेरा जन्म था, तो मेरे जन्म के बाद में पहले बहुत सारी चीजें थी जो पाखंडवाद, अंधविश्वास वाली हमारे घर में हुआ करती थी। जो हमारा दादी का घर था वहाँ पे कई सारी चीजें हुआ करती थी, क्योंकि गांव था, पुराने लोग थे, पुरानी परंपराएं चला करती थी, बहुत सारी चीजें हुआ करती थी जिनको हम देखते थे और उसमें हम खुद भी इन्वॉल्व हुआ करते थे। लेकिन जब हमारे घर का माहौल बदला, जब हमारे मम्मी पापा ने उन चीजों को छोड़ा और खुद समझे और उसके बाद में बातें हमारे घर में करने लगे, तो वहां से हमारी जो दिमाग है वो डेवलप हुआ। तो कहीं ना कहीं यदि आप भी अपने बच्चों को
अंधविश्वास और पाखंडवाद से मुक्त करना चाहते हैं, उन लोगों को समझाना चाहते हैं, उनको अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं एक माहौल आपको अपने घर में बनाना होगा। और जो ये अंधविश्वास पाखंडवाद होते हैं, सबसे पहले आपको उनमें से निकलना पड़ेगा, तभी जो आपकी आने वाली जनरेशन है वो आगे निकल पाएगी। जब इस देश के अंदर में हमारे देश की महिलाएं हर साल तीज और करवा चौथ का व्रत रखती हैं, करवा चौथ का इसलिए कि मेरे पति की उम्र जो है वो लंबी हो, और जो तीज का व्रत होता है वो इसलिए रखती हैं कि हमारे भाई की उम्र लंबी हो, और जिसका कोई परिणाम आज तक नहीं है। जितने भी लोग हैं, जितने भाई हैं, उनकी कभी भी मृत्यु हो जाती है। यानी कि इतने व्रत रखने के बावजूद भी एक महिला इतने साल तक व्रत रखती है, उसके बावजूद भी एक इंसान की उम्र आज तक 100 पार नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं क्या है कि एक ढकोसला है, एक पाखंड है, एक अंधविश्वास है जो पुराने समय से चलता आ रहा है। और जब एक बच्चा, घर का बच्चा, एक माँ, जब एक बेटी या एक बेटा जब उस चीजों को देखता है कि हमारी माँ इस काम को कर रही है और इतने सालों से लगातार कर रही है, तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ ना कुछ तो सत्यता होगी। इसीलिए बच्चे भी फिर सवाल उठाने का प्रयास नहीं करते हैं, क्योंकि आप उनके माता पिता होते हैं। तो फिर वो भी लोग अपने जीवन में उन चीजों को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। और बहुत सी माएँ तो ऐसी होती हैं कि जबरदस्ती अपने बच्चों को उनको फॉलो कराने के लिए कान पकड़ पकड़ मारूंगी, झापड़, नहीं रखेगी व्रत, तो इस तरीके से किया जाता है। चल मेरे साथ मंदिर चल, मंदिर नहीं चलेगी, ये है वो है, तो इस तरह की चीजें होती हैं। तो कहीं ना कहीं क्या है कि सबसे पहले हमें हमारे घर का माहौल बदलना पड़ेगा। माहौल बदलने के लिए कुछ जो बेसिक चीजें होती हैं, जो हमारे घरों में कैलेंडर्स होते हैं, पोस्टर्स होते हैं, ये तस्वीरें होती हैं, हमें वहां पे उन लोगों की पोस्टर्स या तस्वीरें लगानी चाहिए जिनसे हम अपने जीवन में इंस्पायर होते हैं, या जिन्होंने हमारी आजादी के लिए कुछ किया है, या जिन्होंने अपने जीवन में संघर्ष करके इस देश को आजादी दिलाई है, वह इस देश के लोगों को आजादी दिलाई है। इन दोनों बातों में बड़ा अंतर है, चीजों को समझिएगा। तो जब उन मूर्तियों को, उन फोटोज को हम अपने घरों में लगाते हैं, तो बच्चे उनसे देख करके कहीं ना कहीं कुछ प्रेरित होते हैं। उसके बाद में जब हम पोस्टर्स हटा देते हैं, तो पोस्टर्स हटाने के बाद में जो बातें हैं, जो चर्चाएं हैं, कहीं ना कहीं हमें कभी ना कभी महापुरुषों को लेकर के चर्चाएं अपने घर में करनी चाहिए कि डॉक्टर अंबेडकर ने ये काम किया था, तब उस तरीके से किया था, और सावित्रीबाई फुले जी ने इस देश में महिलाओं के लिए पहला स्कूल खोला था, शिक्षा का अधिकार दिलाया था, उसके लिए लड़ाई लड़ी थी, इतना अपमान सहा था। और अन्य महापुरुषों के बारे में कांशीराम जी ने कि डॉक्टर अंबेडकर का जो एक बना बनाया साम्राज्य था, जो इतनी सारी चीजें थी, बातें थी, संविधान के अधिकार थे, जो बहुत सारी चीजें थी वो समाज में की, लेकिन जो मनुवादी लोग थे, डॉक्टर अंबेडकर का संघर्ष उन लोगों ने उसको दबा दिया। लेकिन कांशीराम जी एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने साइकिल पर घूम घूम कर, सरकारी नौकरी छोड़कर बहुजन समाज के लोगों को जागृत किया, उनको प्रेरणा दी, और इस देश में एक क्रांति लेकर के आए और इस देश में सरकार बनाई। तो कहीं ना कहीं जब हम महापुरुषों की बातों को करते हैं, तो बच्चे उन्हें सुनते हैं, उनसे इच्छुक होते हैं, और कहीं ना कहीं उनके मन में एक क्यूरियोसिटी जागती है कि अच्छा इन्होंने ये किया था, तो वो उनके बारे में फिर अगली बात जानने का प्रयास करते हैं। और जब इस तरीके का माहौल हमारे घर में बनता है, तो कहीं ना कहीं मैं ये कह सकता हूँ कि एक प्रशांत बोध जैसा लड़का उस घर में फिर विकसित होता है। और तमाम तरीके के हमारे आज बहुजन समाज में यूट्यूबर्स हैं, और जो जिस ढाका टॉक शो पे मैं बैठा हूँ, अरुण गौतम जी, आपने इनकी भी वीडियोस देखी होंगे कि किस तरीके से पाखंडवाद और अंधविश्वास की धज्जियों को उड़ाते हैं। तो तमाम तरह की ऐसी लोग हैं जो अपने स्तर से काम कर रहे हैं, और जो बाबा साहब के मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं अगर आप भी चाहते हैं कि आपका बच्चा एक वेल एजुकेटेड, एक वेल माइंडेड और इन सब तर्क और वितर्क करने की शक्ति उसमें जागृत हो, तो उसकी शिक्षा पे आप जरूर ध्यान दीजिए, क्योंकि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो उसे पिएगा वो दहाड़ेगा। अगर मैं आपके सामने आज इस कैमरे में दहाड़ रहा हूं, तो उसके पीछे का कारण शिक्षा है। ना पैसा है, ना मेरा शरीर है, ना मेरा रंग है, ना कपड़े हैं, ना कुछ है। अगर मेरा दहाड़ने के पीछे का कोई कारण है तो वो मेरी शिक्षा है। अगर शिक्षा शेरनी का दूध नहीं होती, तो इस देश की सरकार शिक्षा को कमजोर करने में अपना योगदान नहीं दे रही होती। आज बहुजन समाज के लोगों को शिक्षा से वंचित रखने का पूरा प्रयास किया जाता है। उन लोगों को विद्यालयों से हटा करके मंदिर की तरफ धकेलने का प्रयास किया जाता है। स्कूल का घंटा हटा करके मंदिर का घंटा बजाने का प्रयास किया जाता है। तो जो ये तरीके हैं, जो चीजें हैं, वो शिक्षा से इसीलिए वंचित रखा जाता है क्योंकि शिक्षा तर्क को जन्म देती है। और ये लोग नहीं चाहते कि इस देश के लोग तर्कशील बने, क्योंकि जब इस देश के लोग, इस बहुजन समाज के लोग तर्कशील बनेंगे, तो इन मनुवादियों का, इन ब्राह्मणवादियों का, इन धंधाखोरों का धंधा बंद होगा। तो
बस यही चीज है। इसीलिए आज अगर हम डॉक्टर अंबेडकर को जानते हैं, आज हम अगर सावित्रीबाई फुले जी को जानते हैं, अगर हम ज्योतिबा फुले जी को जानते हैं, किसी भी अगर हम महापुरुष को हम जानते हैं, काशीराम जी को हम जानते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी शिक्षा की वजह से, उनके किए गए कार्यों की वजह से हम उन्हें जानते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे को कोई जाने, आप कुछ ऐसा काम करें ताकि आपको लोग जाने, आप कुछ समाज में योगदान दें, तो शिक्षा एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है और ये हमें लेनी पड़ेगी और अपने बच्चों को देनी पड़ेगी। तो इसीलिए आप सबसे ज्यादा प्रयास करें, बच्चों को मत दिलाइए महंगे मोबाइल, बच्चों को मत दिलाइए मोटरसाइकिल। अरे आज तक भी मेरी उम्र 21 साल हो चुकी है, मैं आज तक भी साइकिल से चलता हूं। आपने मेरी लेटेस्ट लाइव वीडियोस में देखा होगा, मेरे पास आज तक भी बाइक नहीं है। मेरे पापा ने इसलिए नहीं दिलाया क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरत अभी नहीं है और फालतू का एक्सपेंस है, खर्चा है फालतू का। तो मत दिलाइए चीजों को। सबसे पहले जो अपना इंपॉर्टेंस है वो शिक्षा को रखिए, जो इस तरह की भी हो सके, एडिटिंग की हो, नॉलेज की हो, सेल्फ एजुकेशन हो, फाइनेंशियल एजुकेशन हो, कोई भी एक स्किल पे फोकस कीजिए, शिक्षा दीजिए और बच्चे को तरक्कीशील बनाइए, तभी हमारा बहुजन समाज आगे बढ़ सकता है। इसीलिए बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। आज मैं दहाड़ रहा हूं और मैं लोगों से बोल रहा हूं कि आप भी शिक्षा लीजिए, आप भी दहाड़िए। जब 100 लोग हो जाएंगे, जब 1000 लोग हो जाएंगे, जब 10,000 लोग दहाड़ने वाले हो जाएंगे, तो भला हम भी देखें कैसे मनुवादी लोग अपना प्रोपेगेंडा इस बहुजन समाज में फैलाएंगे। और अभी जहां आप मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, धाकड़ टॉक शो, कहीं ना कहीं ये एक यूनिक और बहुजन समाज के लोगों की जीवनी को, या जितने भी हमारे जो बहुजन समाज में लोग हैं, जो लोग संघर्ष कर रहे हैं, लोग काम कर रहे हैं, उन लोगों के संघर्ष और उनकी जीवनी को बताने के लिए इस धाकड़ टॉक शो का निर्माण किया गया है। और इसके जो क्रिएटर हैं वो हैं अरुण गौतम। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा यूनिक प्रयास है और हमको लगता है कि हम सभी को इस प्रयास को सराहना चाहिए, इसको शेयर करना चाहिए, ताकि हमको पता चल सके कि कौन कौन ऐसे लोग हैं जो बहुजन समाज में काम कर रहे हैं और उन लोगों को हम नहीं देख पाते, नहीं जान पाते हैं, ताकि उन लोगों को इस शो के माध्यम से ला करके आप लोगों के सामने उनको रूबरू कराया जाए कि किस तरीके से वो लोग संघर्ष करके एक जीवन में कामयाबी पा लेते हैं, वो बातें आप लोगों के साथ में शेयर हो सके। तो कहीं ना कहीं जो धाकड़ टॉक शो ये बना हुआ है, ये एक बहुत अच्छी चीज है हमारे बहुजन समाज के लिए, क्योंकि डिजिटल मीडिया पर कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था, कोई भी ऐसा टॉक शो नहीं था जहां पे बहुजन समाज के जो मिशनरी लोग हैं, जो काम कर रहे हैं, उनकी बातों को जो है समाज के लोगों को दिखाया जा सके, उनके संघर्ष को दिखाया जा सके। क्योंकि आपने देखा होगा जो टॉक शो होते हैं, उन टॉक शो का मतलब यही होता है कि जो लोग अपने जीवन में कुछ काम करके एक मुकाम हासिल कर लेते हैं या लगातार संघर्ष करते रहते हैं, उन लोगों की बातों को एक शो के माध्यम से लोगों को दिखाया जाए, ताकि जो लोग जिस भी फील्ड में वो लोग होते हैं, उस फील्ड के लोग उस इंसान से इंस्पिरेशन ले सकें कि अगर इस इंसान ने इतनी सारी बाधाओं को लांघ कर अपने जीवन में कामयाबी हासिल करी है, तो मैं भी इसी फील्ड में लगा हुआ हूं और मैं भी अगर इस तरीके से काम करूंगा, मेरे सामने बाधाएं आएंगी और उनको मैं अगर पार करता हूं तो मुझे भी सफलता मिलेगी। तो इसी तरीके से जो बहुजन मूवमेंट में काम कर रहे हैं, उन लोगों को दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि जितने भी अन्य जो नए बहुजन समाज के जो युवा हैं, जो उभर के आने वाले हैं, जो शिक्षा लेकर के दहाड़ने वाले हैं, उन लोगों को यह दिखाया जा सके कि अब से पहले जितने भी लोग बहुजन मूवमेंट में काम कर रहे हैं, उन लोगों के जीवन में ये समस्याएं आती थी, आपके जीवन में भी आएंगी और आपको इनको टैकल करके आगे बढ़ना है और इस बहुजन समाज के मिशन को, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के मिशन को व तमाम बहुजन महापुरुषों के मिशन को हमको पूरा करना है।